मेरा नाम हेमा है। आज मैं एक ऐसी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर मेरा नौकर मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। दरअसल मेरा नौकर 18 साल का था और वह रोज़ सुबह 5 बजते ही मेरे कमरे में एक तेल की बोतल रख देता। आखिर मेरा नौकर तेल क्यों लेकर आता और मैं उसे कुछ भी ना कह पाती। यह तो रोज़ का किस्सा था। जब मैं सुबह तो उठती तो मेरी नज़र उस तेल पर पड़ती और मैं उस तेल को लेकर किचन में रख देती। करीबन 1 से 2 महीने के अंदर ही तेल की ढेरी लग गई। मैंने हिम्मत करके एक दिन उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उसे पूछने लगी कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे कमरे में ये तेल की बोतल क्यों लेकर आते हो। जब उसने वजह बताई तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। आखिर मेरा नौकर ये सब बात कैसे कर सकता है। आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मुझे घर का काम किया नहीं जाएगा और घर का काम सब करने को पड़ा था और मेरा दर्द से बुरा हाल हो रहा था। अगर मैं धीरे धीरे घर की सफाई कर भी लेती तो फिर वही किचन में टाइम खाना बनाना था, क्योंकि मैं इस घर में अकेली नहीं थी, मेरे पति भी मेरे साथ थे। मेरी शादी को करीबन कुछ वक्त गुजरा था, लेकिन अभी तक मैं गर्भवती नहीं हुई थी। मेरा एक भी बच्चा नहीं हो पाया था और मैं ये सब सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती थी। मेरे पति तो बहुत अच्छे थे। मेरे अंदर कमियां होने के बावजूद मेरे पति अभी तक डिवोर्स नहीं दिए और मेरी सास दिन ब दिन मुझे कोसती रहती, मुझे बांझ कहती रहती। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे तो बस में कुछ नहीं था। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं ये मसला बहुत पहले हल कर चुकी होती। लेकिन मेरी सास का ताना सुन सुनकर मेरे कान के पर्दे फट चुके थे। अब तो मुझे ये बात भी नहीं पता थी कि कमियां किसके अंदर हैं, मेरे पति या फिर मेरे अंदर। जब मैं कहती आप एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए, लेकिन मेरे पति तो कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो भी कमियां हैं वह तुम्हारे ही अंदर हैं। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाया करती। मेरी ज़िंदगी बाद इस तरीके से गुजर रही थी कि मेरे पति सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को देर घर वापस आते। मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती, बल्कि वह तो मुझसे बात भी नहीं किया करते। न जाने उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। आखिर वह चाहते क्या थे, आज तक मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। वह रोज़ खामोश हुआ करते। आखिर उनके मन में ऐसी कौन सी बात थी जो वह मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते थे। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि मेरे पति इतने मायूस क्यों रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती थी। लेकिन मेरे पति ने इस बात को कभी जाहिर नहीं होने दिया। शायद मेरे पति अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट चुके थे। आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी भी तबीयत अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रही थी और मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी और मेरे पेट में भी कभी कदार दर्द उठने लगा। आखिर ये किस किस्म का दर्द था। कभी कभी तो मेरे पैर भी दर्द करने लगते। शुरू में तो मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब दिन ब दिन इस दर्द को बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। सुबह उठती तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही शाम को मैं बिस्तर पर लेटने जाती तो यह दर्द बहुत तेज हो जाता और फिर मेरे लिए भी उतना मुश्किल हो जाता। मैं तो दिन दफ़ा अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खाती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी, मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रख लेती, लेकिन अगर मेरे सर में दर्द भी हो जाए तो कोई मुझे पानी देने वाला नहीं होता। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी मामी आ गई। वह अपनी सहेली की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर आ गई तो मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल देती। शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी मामी को देखकर मुझे खुश होने के साथ साथ हैरानी भी हो रही थी। मेरी मामी न जाने कब से दरवाजे को खटखटाए जा रही थी। आते ही कहने लगी, आपने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला। मैंने उन्हें फ्रिज के पानी से शरबत बनाकर अपने मामी को पिलाया और अपनी सारी दुख भरी बात मामी को कह डाली। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग फीका पड़ गया। मामी ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहने लगी कि ठीक है, मैं चलती हूँ, क्योंकि आज ही मेरे
ट्रेन का टिकट किया गया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। अगर मेरे पास थोड़ा भी वक्त होता तो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जरूर जाती और तुम्हारा इलाज भी करवाती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आज ही और इसी वक्त निकलना होगा। मामी यही सब बात कहकर चली गई। अब मेरा दर्द से बहुत बुरा हाल था। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नौकर रख लूँ जो घर के कुछ काम वगैरह कर दिया करेगा, क्योंकि ये सब काम करना मेरे बस के बाहर था। फिर मैं अगले ही दिन एक नौकर को अपने घर पर रख लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम मेरा कर देगा तो मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। मैंने अपने घर एक नौकर रख लिया। अभी मैं यही सोच रही थी कि नौकर को उसके काम करने के लिए समझाऊंगी, लेकिन मेरा नौकर 18 साल का था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा नौकर था। उसे भी पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने मेरे घर के नौकर बनने के लिए तैयार हो गया। और वह नौकर तो बहुत ज़्यादा समझदार भी था, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करता, लेकिन मुझे उसकी बातें कुछ अजीब सी लगती। लेकिन आज मैंने नौकर को उसकी काम बताकर मैं कमरे में चली गई। मेरा नौकर का नाम था सुमित। अगली सुबह मैं डॉक्टर के पास चली गई और सुमित को भी अपने साथ लेकर चली गई। मैं अकेली भी जा सकती थी, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सुमित को भी अपने साथ लेकर जाऊं। घर से अस्पताल थोड़ा दूर पड़ता। अस्पताल तक जाने में 1 से 2 घंटा लग जाता। सुमित के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। थोड़ी देर के बाद अस्पताल भी पहुंच गया। सुमित को भी अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर चली, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने सुमित को थोड़ी दूर पर साइड पर बैठने के लिए कहा। चुपचाप सुमित दूर जाकर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ औरत को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को ऐसी बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ होती है। इसमें औलाद का होना मुश्किल होता है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपने बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ से जान छुड़ा लेती है, लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांसेस दिन ब दिन कम होते जाते हैं और औरत पूरी तरह से बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी। आप 50,000 रुपये जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपको दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 50,000 सुनकर मैं तो बेहोश हो गई। अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था। मुश्किल में 50,000 का बंदोबस्त कहाँ करती। मैं कुछ कहीं खामोश से उठकर वहाँ से चली आई। सारे रास्ते गर्मी की तप और टेंशन के दबाव की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। शाम को हम घर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा मैं उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। सुमित ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा, आप आराम करिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। सुमित ने मुझे दवाई दी और मैं खाकर लेट गई। बस लेटे हुए ये सब बातें सोच रही थी, मेरा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए और मैं घर का कामकाज कुछ कर लूं और टाइम से खाना भी बना लूं। खैर, मैं दवाई लेकर कमरे से सुमित बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद सुमित मेरे लिए चाय लेकर आया। वह चाय को पीकर मुझे थोड़ा सा दर्द कम हुआ। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में एक बर्तन पड़े हैं। मैंने देखा कि सुमित ने वह बर्तन भी धो डाले। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं अपने घर पर जब रहता था तो मैं अपने माँ के कामों में हाथ बटा देता था। सुमित की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार की तरह बातें कर रहा था, जैसे कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। मैंने सुमित से कहा कि नहीं, मेरे पति को बाजार का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हर हाल में घर पर ही खाना बनाना है। तुम मेरे लिए बस सामान ला कर दे दो। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और वह बाजार से जाकर कुछ सामान लेकर आया। लेकिन पता नहीं सुमित मुझसे अब क्या छुपा रहा था, जो एक हाथ से पकड़े हुए अपने पीछे की तरफ किया हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं देखूं वह अपने हाथ के पीछे क्या छुपा रहा है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उसी का कोई ज़रूरत का सामान हो, वो मुझे बताना या दिखाना नहीं चाहता हो। लेकिन अब सुमित का रवैया कुछ अजीब सा होने लगा था। अगर मैं उसे कुछ भी कह देती लाने को तो वह अपने साथ एक बोतल लेकर आता और मुझे दिखाना ज़रूरी भी नहीं समझता, बस मेरे कमरे में ला कर रख देता। मैं ऐसे ही करते करते न जाने
कितनी बोतल मेरे कमरे में वह रख चुका था। आखिर वह यह सब किस लिए कर रहा था? सुमित तो बिल्कुल मासूम सा लड़का था, ना समझता, लेकिन ये सब वह क्यों कर रहा था? और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं उसे जाकर पूछूं कि तुम ये रोज़ तेल की बोतल क्यों लेकर आते हो और मेरे टेबल पर क्यों रख देते हो? सुमित के आने से काफ़ी हद तक हम पति पत्नी की बहुत मदद हो जाती। अगर मेरे पति को कुछ मंगवाना होता तो वह सुमित को भेज दिया करते। थके जब वह काम से घर आते और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल वाला काम होता। रात को उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता, क्योंकि इस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरे पति में तो कोई कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई। मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां सुमित ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसान कर दिया, वह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। वह मसला था तेल का मसला। मैंने सुना था कि तेल को औरतों को काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने नौकर से पूछ भी नहीं पा रही थी कि वह तेल क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और मेरी डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। मेरा मन करता था कि मैं उसे मना कर दूं कि वह यह चीज़ ना लेकर आए, लेकिन उसे मैं कुछ भी कह ना पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके सुमित से तेल के बारे में सवाल किया। सुमित ने एक ऐसी बात बताई जो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई। अपने पाँव पीछे की तरफ घुमाई और अपने कमरे में चली गई और सुमित की बातों को सोचने लगी। सुमित यानी कि हम पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया। मैं सुमित की बात सुनकर इस कदर शर्मा गई कि मुझे खुद को आईने के सामने खड़े होते शर्म आ रही थी। यही ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि धरती फट जाए और उसी में समा जाऊं। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। क्या सुमित उस राज को जान चुका था जिससे मैं सबको छुपाती आ रही थी? आज तक मैंने अपने सास तक को नहीं कहा, लेकिन वह बात मेरे नौकर सुमित को पता चल चुकी थी। बस इसलिए वह रोज़ नारियल का तेल लाकर मेरे टेबल पर रख देते, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वह मुझे मेरे हाथ में लाकर दे या मुझे अपने मुंह से कह दे। मैं भागती अपने कमरे में चली गई, अंदर से दरवाज़ा बंद करके बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। आखिर दो पति पत्नी की बात एक नौकर जान चुका था। मैं तो उसके सामने जाने से भी कतराने लगी। एक तो मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी और दूसरी तरफ ये नौकर का मसला। ये सब इतना शर्म वाली बात थी कि मेरा नौकर भी मुझसे शर्माने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद सुमित ने दरवाजे के बाहर से कहने लगा कि मालकिन, मैं अब यहाँ पर काम नहीं कर सकता, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं आपके घर का काम नहीं कर सकता। मैंने भी नौकर से कुछ ना कहा कि मैं उसे कह दूँ कि रुक जा। बहुत सारी परेशानी अभी जन्म ले रही थी। मैं किचन में चली गई और उस तेल के ढेर को किचन से निकाली। मुझे सुमित की बातें याद आने लगी तो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं सब कचरे में फेंक दूं, लेकिन फिर सोचा कि वह यह सब तो मेरी भलाई के लिए ही तो कह रहा था। उसने गलत कहाँ कहा था। मैंने एक एक तेल का बोतल निकाला और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह मिल गया पानी में तो मैं उसे नहाने लगी। मैं बहुत दिनों तक नारियल का तेल एक बोतल रोजाना पानी में डालकर नहाती रही और मेरी बीमारी दिन ब दिन ख़त्म होती चली गई। मेरी तो बस की एक ही बीमारी थी जो मुझसे इतनी बदबू निकलती थी। मैं तो अकेली थी, पति भी काम पर चले जाते, सासू माँ भी मेरे पास ना आती, इसलिए मेरे इस बदबू को कोई जान नहीं पाता। लेकिन मेरा पति रात को मेरे साथ ही रहता। बेशक दिन पर काम पर चला जाता, लेकिन रात को जैसे ही पति घर आता मैं फ़ौरन ही अपनी सफाई कर लेती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बदबू निकल ही जाती। लेकिन धीरे धीरे नारियल के तेल से पानी में मिलाकर नहाने से मेरी ये बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई और मेरी ज़िंदगी भी आसान होने लगी, क्योंकि इस बदबू से मेरा पति मुझसे दूर रहता था। बस एक ही बात कहते थे कि तुमसे बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है। यह बात कहकर मेरे पति रोज़ाना सुनाते रहते। एक दिन मेरा पति यही सब बात मुझसे कह रहे थे जो सुमित ने सारी बातें सुन ली और उसी के दूसरे दिन से ही सुमित रोज़ाना एक बोतल नारियल का तेल मेरे टेबल पर लाकर रख देता, क्योंकि मैं उसे तेल को पानी में मिलाकर नहाना था।
और इस बीमारी से छुटकारा पा लेना था। सुमित ने बताया था कि उसके दोस्त की पत्नी को भी यह बीमारी थी और वह बहुत ज़्यादा दवा करने के बावजूद भी यह बीमारी ठीक नहीं हो पाई। उससे दूर ही रहते थे सब लोग। फिर एक दिन गांव की एक दाई ने यह तरीका बताया कि रोज़ एक नारियल की बोतल को पानी में मिलाकर नहाना। जैसे शुरू किया धीरे धीरे उसकी ये बीमारी ख़त्म हो गई। सुमित की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी। मुझे हकीकत में रोना आ गया और मैं काफ़ी देर तक रोती रही। लेकिन जब मैं उसके लाए हुए तेल से नहाना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति को बदबू वाली शिकायत ख़त्म हो गई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसलिए वह नारियल का तेल लेकर आता है। किसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उसे सवाल नहीं कर पा रही थी। औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने सोने के थोड़े बहुत जेवर और पैसे उधार लेकर अपने इलाज के लिए इकट्ठा कर लिए। जब मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा हो गए तो मैं फ़ौरन अस्पताल चली गई और ऑपरेशन करवाकर इस बीमारी से मुक्ति पा ली। फिर मेरी मामी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बुजुर्ग दाई से दवा ली है जो मुझे रोज़ाना गर्म पानी में सुबह मिलाकर देनी है। लेकिन यह बात मेरे पति रोज़ सुबह गर्म पानी पिया करते थे और मुझे दवा देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। मैं उन्हें पानी में वह दवा मिलाकर दे दिया करती और मेरे पति को पता भी ना चला और ख़ुद भी मैं दवाई का इस्तेमाल करती रही। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे ऊपर एक ऐसा चमत्कार हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कभी गर्भवती हो जाऊंगी। अगर मेरे पति थोड़ा सा पहले ही इलाज करवा लिए होते तो इतना बड़ा मसला खड़ा नहीं होता। बस जब भी मैं अपने पति से कहती कि आप एक बार अपना टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन मेरा पति तो मुझ में ही कमियां निकाल कर खुद अपना पीछा छुड़ा लेता। लेकिन अब मैं मां बनने वाली थी। थोड़े दिनों के बाद ही मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। मेरे पति भी जान चुके थे कि मैं कोई जड़ी बूटी पानी में मिलाकर अपने पति को देती थी, क्योंकि एक दिन जब मैं दवा मिला रही थी तो मेरे पति ने उस दवा को मिलाते हुए देख लिया। इसलिए रोज़ाना वह पूरा गर्म पानी पी लिया करते। क्योंकि मेरे नौकर के जाने के बाद मेरे पति को भी पछतावा होने लगा था। आज मेरे नौकर की वजह से इतना बड़ा मसला हल हो चुका था। अब मेरी बच्ची भी 5 साल की हो चुकी थी। हम लोग अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। मेरी सास का व्यवहार भी मेरे प्रति बहुत अच्छा हो गया था। मैं अभी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश रहने लगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।